नमस्कार दोस्तों। महंगी कार का तमाचा। बड़े से बंगले के बाहर खड़ी हुई कमला देवी सिक्योरिटी गार्ड से हाथ जोड़कर विनती कर रही हैं कि एक बार उन्हें उनके बेटे बहू से मिल लेने दीजिए। बहुत ज़रूरी बात है। पहले तो सिक्योरिटी गार्ड वाला उन्हें यह कहकर भगा देता है कि तुम्हारे जैसे भीख मांगे मेरे साहब के माता पिता नहीं हो सकते हैं। तुम जरूर झूठ बोल रही हो, निकल जाओ इस घर से। लेकिन जब कमला देवी सिक्योरिटी से बहुत सारी मिन्नतें करती हैं और कहती हैं जब तक तुम मुझे मेरे बेटे बहू से नहीं मिलने दोगे तब तक मैं इस गेट से नहीं हटूंगी, इधर ही बैठी रहूंगी। आज मेरे पति अस्पताल में बीमार पड़े हैं, उनके इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत है। मेरे पास उनके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। मेरे बेटे का इतना बड़ा बिजनेस है, उसके पास इतने सारे पैसे हैं, क्या वह अपने पिता की बीमारी में थोड़े से पैसे खर्च नहीं कर सकता है? उसको थोड़े से पैसों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। आखिर में सिक्योरिटी को कमला देवी पर दया आ गई और वह अंदर जाकर यह खबर देता है कि एक कोई बूढ़ी अम्मा आपसे मिलना चाहती हैं। वह कह रही है कि आपकी माँ हैं, पर उनके शक्ल से और पहनावे से नहीं लगता है कि वह आपकी माँ हैं। आरती सिक्योरिटी गार्ड से कहती है तुम जाओ, मैं अभी उनसे बाहर ही मिलने आ रही हूँ। उनको अंदर लाने की ज़रूरत नहीं है। मीटिंग रूम में बैठे हुए अपने पति मानव से आरती कहती है तुम्हारी माँ फिर से मिलने आई है। कितनी बार मना किया है, फिर भी बेशर्म की तरह इस घर में चली आती है। पता नहीं क्या समझती है। पैसे तो ऐसे मांगने आ जाती है जैसे कि वह इस घर में पैसे रख गई हो। कल इतना अपमान करके भगाया था, फिर भी आ गई। शर्म नहीं आती है। चलो हम दोनों जाकर अच्छे से फटकार लगाते हैं कि दोबारा से हमारे घर पर ना आए और हमें परेशान ना करे। मानव और आरती घर से बाहर निकलकर दरवाजे के पास आते हैं। अपने बेटे बहू को आता हुआ देखकर कमला देवी आशा भरी निगाहों से अपने बहू बेटे की तरफ देख रही है कि बहू बेटे उनसे मिलने आ रहे हैं तो जरूर वह मेरी मदद कर देंगे। कमला देवी अपनी बहू बेटों के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हुई है। बेटा तुम आ गए, बहुत अच्छा किया। तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, वह 4 दिनों से अस्पताल में भर्ती हैं। मैं बार बार 4 दिन से घर पर आ रही हूँ, लेकिन तुम मिलते ही नहीं थे। सिर्फ बहू मिलती थी और वह मना कर देती थी। बेटा तुम्हारे पिताजी के इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत है, मुझे कुछ पैसे दे दो। ए बुढ़िया चल निकल जा इधर से, कोई पैसा वैसा नहीं मिलेगा तुम्हें। पहले ही हम तुम्हारे ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च कर चुके हैं। अभी 4 दिन पहले आई थी तभी तुमने पैसे मांगे थे, मैंने तुम्हें 2000 दिए थे ना। अब इससे ज़्यादा रुपये तुम्हें नहीं मिलने वाले हैं। निकल जाओ इस घर से। बेटा जो तुमने 2000 दिए थे उसे तो तुम्हारे ससुर जी की 2 दिन की दवाइयाँ भी नहीं आई। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं उनकी दवाइयाँ का और इलाज का खर्च उठा सकूं। बेटा तुम तो अपने पिता के बारे में कुछ सोच, आखिरकार वो तेरे पिता हैं। माँ मेरे से यह फालतू की बातें मत किया करो और मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हो, मुझे सब समझ में आता है। मैं इतनी आसानी से तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला हूँ और अब वापस से इस घर में कभी मत आना। अपनी बेटी बहू की बातें सुनकर कमला देवी निराश हो गई। मानव अपनी पत्नी आरती से कहता है आरती मैं मीटिंग के लिए निकल रहा हूँ, शाम तक वापस आऊँगा। अपने बेटे को कार से कहीं जाते हुए देखा तो कमला देवी ने कहा बेटा
तुम ऑफिस जा रहे हो। ऑफिस के रास्ते में ही सरकारी अस्पताल पड़ता है। क्या मुझे अपनी कार से अस्पताल छोड़ने जाओगे? इतना तो अपनी माँ के लिए कर ही सकते हो। आरती दमकते हुए अपनी सास से कहती है, बुढ़िया तेरी औकात नहीं है कार में बैठने की। चुपचाप से पैदल निकल जा। मेरी कार से छूने की हिम्मत भी मत करना। तुझे अपनी कार में बिठाकर मुझे कर दोगे गंदा। नहीं करना है। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं कार में बैठने के लिए। औकात देखी है अपनी? ऑटो में बैठने की औकात नहीं है और कार में बैठने की बात कर रही हो। चल निकल जा यहाँ से। मानव अपनी कार को लेकर निकल गया। बेचारी कमला देवी गेट के पास बैठी बैठी अपनी बेटे की कार को जाता हुआ देखती रही और अपनी किस्मत को कोसती रही कि मैं कैसे बेटे को जन्म दिया है जो अपने माँ बाप का ही ना हुआ। क्या कुछ नहीं किया था हमने अपने बेटे के लिए? सब कुछ तो अपना दांव पर लगा दिया था। अगर आज हमने अपना सब कुछ दांव पर नहीं लगाया होता तो शायद आज तस्वीर कुछ और ही होती। अपने बेटे को पढ़ाने के लिए घर जमीन जायदाद सब कुछ बेच दिया। सब बेचकर इतना बड़ा बिजनेसमैन करवाया था, पर आज बेटे ने हमारे साथ क्या किया? इतना तो पराये भी नहीं करते हैं। किसी के साथ जितना पराया हमारे बेटे ने हमें कर दिया है उसे अपनी माँ की तकलीफ दिखाई नहीं देती है। उनकी आंखों से झरझर आंसू बहे जा रहे थे। पास खड़े हुए सिक्योरिटी वालों को इतना तो कन्फर्म हो जाता है कि यह ममता जी मानव साहब की माँ है। मानव के निकल जाने के बाद और आरती के घर के अंदर जाने के बाद सिक्योरिटी गार्ड कमला देवी को उठाकर कुर्सी पर बिठाते हैं और कहता है, माँ जी आप रोइए मत, आपको कितने पैसे की ज़रूरत है? कमला देवी कहती है, बेटा अभी तो फिलहाल 2000 ही मिल जाए, उसी से ही काम चल जाएगा। सिक्योरिटी गार्ड अपनी जेब में हाथ डालकर देखा है तो 1500 ही निकलते हैं। वह कहता है, माँ जी मेरे पास 1500 हैं, आप इनको अपने पास रख लो और चलो, आपको कहाँ जाना है? मैं अपनी साइकिल से आपको छोड़ देता हूँ। नहीं बेटा मुझे साइकिल पर बैठना नहीं आता है, मैं ऑटो करके चली जाऊंगी। साथ ही साथ कमला देवी सिक्योरिटी वाले को ढेर सारा आशीर्वाद देती है। बेटा जहाँ मेरे बेटे बहू ने मेरी मदद करने से इनकार कर दिया वहाँ तुमने इतना बड़ा दिल दिखाकर मेरी मदद की। तुम्हारा यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। अरे माँ जी मैं क्या मदद की है? इतने से तो आपका एक दिन का भी दवाइयाँ का खर्च नहीं निकलेगा। उन पैसों को अपने साड़ी के पल्लों में बांधकर कमला देवी अस्पताल के लिए निकल पड़ी। अस्पताल के बेड पर लेटे हुए नंद किशोर जी अपनी पत्नी के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वह बेटे बहू से मदद मांगने गई हैं। शायद बेटा बहुत कुछ मदद कर दे तो मेरी पत्नी की कुछ तो परेशानियां कम हो जाए। एक तो मैं ही बीमार लेटा हूँ, ऊपर से पैसों की तंगी है। बेचारी कितने भाग दौड़ कर रही हैं, लेकिन कमला देवी के मुरझाए हुए चेहरे को देखकर वह समझ जाते हैं कि उनके नालायक बेटे ने अपनी माँ की मदद नहीं की। उनका नालायक बेटा पैसों की चकाचौंध में इतना खो गया है कि उसे अपनी बूढ़े माँ बाप की तकलीफ नजर ही नहीं आती है। कमला देवी अपने पति के पास आकर फूट फूट कर रोने लगती है कि आज हमारे बेटे ने हमें धोखा दे दिया। हमारा बेटा हमारा ना रहा, उसने हमें मुसीबत के समय अकेला छोड़ दिया। हम तो अपने बेटे को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए कंगाल हो गए, लेकिन बेटा ऊंचाई पर पहुंचने के बाद अपने माँ बाप को देखना ही नहीं चाहता। जिस माँ बाप ने उसे इतनी ऊंचाई पर पहुंचाया है अब वही उसको भीख मंगे लगते हैं।
लो स्टैंडर्ड लगते हैं। अस्पताल में पास के ही पलंग पर लेटा हुआ एक व्यक्ति, जो कि इसी शहर का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वह अम्मा जी और नंद किशोर जी की सारी बातें को सुन लेता है। अपने पलंग से उठकर नंद किशोर जी के पास आता है तो उनको देखकर दंग रह जाता है। यह तो उनके पूजनीय गुरुजी हैं। अरे गुरुजी, आप इधर कैसे और आपकी यह हालत कैसे हो गई? बेटा, मैं तुम्हें पहचाना नहीं। कौन हो बेटा तुम? गुरुजी, मैं पंकज, जो आपके पास ट्यूशन पढ़ने आया करता था। अपनी याददाश्त पर जोर डालते हुए नंद किशोर जी याद करने की कोशिश करते हैं, फिर अचानक से कहते हैं, हाँ याद आया, वह गुप्ता जी के बेटे, जिनका इसी शहर में कपड़ों का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। तुम उनके बेटे पंकज हो? हाँ गुरुजी, मैं वही पंकज हूँ। पर गुरुजी, मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई। मैं आपकी सारी बातें सुन ली हैं। अब आप चिंता मत करिए। आपके इलाज में जितना भी पैसा लगेगा, सारा पैसा मैं खर्च करूँगा और आपको पूरी तरह से ठीक करा कर घर भी ले जाऊँगा। पंकज नंद किशोर जी के इलाज का सारा खर्च उठाता है। उनके खाने के लिए फल फ्रूट सारी व्यवस्था करता है। अम्मा जी से कहता है, अम्मा जी आप मेरे घर पर रहिए, इधर मैं अपने गुरु जी को संभाल लूँगा। मैं देख रहा हूँ कितने दिनों से आप भागा दौड़ी कर रही हैं, कहीं थक कर आप भी बीमार ना पड़ जाएं। घर पर मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, मेरे माता पिता भी हैं। आप उधर लिए 2 दिन में मैं अपने गुरुजी को लेकर घर ही आ जाऊंगा। नंद किशोर जी भी कहते हैं, हाँ अब मैं ठीक हूँ और जल्दी ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा, तो मेरी चिंता मत करना। 2 दिन बाद नंद किशोर जी बिल्कुल अच्छी तरह से ठीक होकर पंकज के घर आ गए। पंकज के घर में उनके पिताजी नंद किशोर जी से मिलकर बहुत खुश हुए। अरे नंद किशोर जी, जब से अपने पढ़ाना बंद किया है तब से तो आपसे मिलना जुलना ही नहीं हो पाया है और मैं इधर अपने बिजनेस में इतना ज़्यादा व्यस्त हो गया, समय ही नहीं मिला कभी आपसे मिलने का। आज कितने सालों बाद आप मुझसे मिले हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे इस तरह से मिलेंगे। अरे पंकज तो आपको कितना याद करता है। कहता है, आज गुरुजी के बताए हुए नक्शे कदम पर ही मैं चल रहा हूँ। पंकज का पहले पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता था, लेकिन जब से आपने उसकी ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया तब से उसकी पढ़ाई में रुचि होने लगी थी और आपको तो वह अभी भी बहुत याद करता है। आपके पढ़ने का तरीका ही कुछ ऐसा है कि बच्चे इतनी आसानी से समझ जाते हैं। कुछ समय तक तो नंद किशोर जी और कमला देवी पंकज के घर पर ही रहते हैं। पंकज का घर बहुत बड़ा है। घर क्या, वह तो एक बंगला है, उसमें तो कितने लोग भी रह सकते हैं और उसी में पंकज ने एक कमरा नंद किशोर जी और कमला देवी को दे दिया है। 10 दिन बाद नंद किशोर जी कहते हैं, बेटा अब हम चलते हैं, बहुत दिन रख लिया, तुमने हमारी बहुत मदद की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतने दिनों में पंकज को यह तो पता चल गया था कि गुरुजी ने अपना सब कुछ अपने बेटे पर खर्च कर दिया है। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। वह अपने गुरुजी से पूछता है, अब आप कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? आपके पास तो ना घर है ना खाने के लिए पैसे हैं, फिर आप कैसे अपना गुजारा करेंगे? जहाँ जिंदगी ले जाएगी उधर जाएंगे, कोई छोटा मोटा काम देख लेंगे जिससे हमारे बुढ़ापे में खाने पीने की और दवाइयों के खर्च निकलते रहे। नहीं गुरुजी, आप कहीं नहीं जाएंगे, मैं आपके लिए कुछ सोचा है, आप इधर हमारे पास ही रहेंगे। क्या सोचा है पंकज? तुमने जरा मुझे भी तो बताओ। गुरुजी, आपको तो पता है मेरा कपड़ा
मेरा कपड़ों का बहुत बड़ा बिजनेस है। शॉप पर मैं बैठता हूँ और एक शॉप पर मेरी पिताजी बैठते हैं। मैं तो अपनी शॉप पर सारा काम हैंडल कर लेता हूँ, लेकिन मेरे पिताजी को किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो उनके हिसाब किताब भी अच्छे से रखता रहे और पूरी तरह से ईमानदार हो। तो गुरुजी, मुझे आपसे ज़्यादा इस पद के लिए कोई और नज़र नहीं आता है, और गुरुजी आपको तो वैसे भी कहीं ना कहीं जाकर काम करना ही है, तो क्यों न आप दुकान में आकर पिताजी के साथ बैठे और दुकान का हिसाब किताब आप देखें। नंद किशोर जी अपनी पत्नी कमला देवी की तरफ देखते हैं। कमला देवी को इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आती है। वह अपने पति से कहती हैं, देखो जी, हम कहीं ना कहीं तो भटकते भटकते जाएंगे और कितने दिनों में हमें काम मिलेगा पता नहीं। उधर हमें घर बैठे काम मिल रहा है, हम अपनी मेहनत का कमा कर खाएंगे, तो इधर हमें रहने में भी परेशानी नहीं होगी। नंद किशोर जी गुप्ता जी के साथ उनकी बड़ी सी दुकान में बैठकर हिसाब किताब देखने लगते हैं। साल भर तक तो वह गुप्ता जी के साथ बैठकर दुकान का हिसाब किताब देखते हैं, साथ ही साथ बिजनेस की बारीकियां भी सीख जाते हैं कि किस तरह से बिजनेस किया जाता है। साल भर मेहनत करने के बाद उनके पास इतने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं कि वह अपनी पत्नी कमला देवी से कहते हैं, भाग्यवान, क्यों न हम भी एक छोटी सी कपड़ों की दुकान खोल दें, बहुत फायदा होता है। आप अभी कैसी बातें कर रहे हैं, लगता है उम्र के साथ साथ दिमाग भी सठिया गया है। अरे 65 वर्ष में कुछ करने जाओगे तो लोग हंसी उड़ाएंगे कि बुढ़ापे पर बिजनेस करने जा रहा है। नंद किशोर जी कहते हैं, तुम इसकी चिंता मत करो। इस काम में पंकज ने कहा है, क्या मेरी मदद करेगा? मुझे भाग दौड़ ज़्यादा काम करना नहीं पड़ेगा। वह अपनी इतनी बड़ी दुकान का सामान मांगता है तो उसमें मेरा सामान भी मांगता रहेगा। और एक दिन नंद किशोर जी 65 बरस की उम्र में कपड़ों की दुकान खोल लेते हैं। आसपास की लोग दुकान देखकर कहते हैं, दादाजी इस उम्र में दुकान खोल रहे हो, कितने साल बिजनेस करने का इरादा है? बेटा, जब तक जिएंगे हाथ पैर चलते रहेंगे, तब तक करते रहेंगे। जिस दिन नहीं करेंगे उस दिन देख लेंगे क्या करना है। धीरे धीरे करके नंद किशोर जी की दुकान बहुत अच्छी चलने लगी, खूब मुनाफा होने लगा। अब नंद किशोर जी के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। नंद किशोर जी ने पंकज के बंगला में ही एक छोटा सा 100 गज का घर भी खरीद लिया, पर छोटा था लेकिन पति पत्नी के लिए पर्याप्त था। इससे बड़ा घर उन्हें चाहिए भी नहीं था। ऐसे करके 5 साल बीत गए। एक दिन नंद किशोर जी अपनी पत्नी से कहते हैं, भाग्यवान, हमने अपनी जवानी के दिनों में बहुत मुश्किलें सही हैं। पहले अपने माता पिता की सेवा में दिन गुजार दिए। तुम जब इस घर में शादी करके आई थी तो तीन नंदे थी। मेरे बूढ़े माता पिता थे, मेरे 3 बहनें थी। उनकी शादी करने की जिम्मेदारी मेरी ही थी, क्योंकि घर में मैं इकलौता कमाने वाला इंसान था। उसके बाद खुद के भी बेटा हो गया। उसको पढ़ने के लिए तो हमने क्या कुछ नहीं किया कि हम रोड पर आ गए। लेकिन मैंने कभी तुमसे यह नहीं पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है, क्या लेना है। तुम्हारी इच्छाओं का तो मैं कभी ख्याल ही नहीं रखा। लेकिन आज हम सारी जिम्मेदारियों से फ्री हैं, मेरे हाथ में पैसे भी हैं, तो आज मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए। आज तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर दूंगा। अपनी पति की इतनी प्यारी प्यारी बातें सुनकर कमला देवी को अपनी बहू की कहने वाली बातें याद आ गई।
जब उनकी बहू ने उनसे कहा था कि तुम्हारी कार में बैठने की औकात नहीं है। वह अपने पति से बड़े ही प्रेम से कहती है कि उन्हें एक कार चाहिए। नंद किशोर जी कहते हैं ठीक है, कोई अच्छा सा मुहूर्त निकाल कर चलेंगे, हम आपको आपके पसंद की एक नई कार दिलाएंगे। अब तो कमला देवी की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उनका एक छोटा सा घर भी हो गया, पति पैसे भी कमाने लगा और उनकी पसंद की कार भी आने वाली है। जो काम उन्हें जवानी में करना चाहिए था, जो शौक जवानी में पूरे करने चाहिए थे, उस समय तो वह पूरी तरह से अपने बेटी की लालन पालन में, पढ़ाई में लगी रही। लेकिन आज बुढ़ापे पर मौका मिला है तो वह बहुत खुश है। कुछ दिनों में ही उनके घर में एक नई कार आ जाती है। नंद किशोर जी अपनी पत्नी के साथ नई कार को लेकर मंदिर भगवान जी की प्रसाद चढ़ाने के लिए और गरीबों को भोजन देने के लिए गए। भगवान जी के दर्शन करने के बाद जब वह गरीबों में खाना बांट रहे थे, तभी उनकी नज़र साड़ियों के पास बैठे हुए उनके अपने बहू बेटे पर गई। प्रसाद बांटते हुए नंद किशोर जी सीढ़ियों पर बैठे हुए अपने बहू बेटे के पास भी पहुंच गए और उनके हाथ में भी प्रसाद देने लगे। जब मानव और आरती ने अपने माता पिता को चमचमाती हुई प्रेस वाले साड़ियों कपड़े पहने हुए देखा और मिठाई के डब्बे लेकर वह गरीबों में बांट रहे हैं, देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई कि इन बूढ़ों के पास इतना पैसा कहाँ से आया कि यह इतना पैसा बांट रहे हैं। आरती और मानव नंद किशोर जी के पास आते हैं और कहते हैं, पिताजी मैं मानव आपका बेटा। नंद किशोर जी पलट कर देखते हैं, वापस से जाने लगते हैं। मानव अपने पिता के पैरों को पकड़कर कहता है, पिताजी मेरी बात तो सुन लीजिए। आरती भी कमला देवी के पास जाकर उनका हाथ पकड़कर कहती है, माँ जी हमें बिजनेस में बहुत घाटा हो गया है। उस घाटे को पूरा करने के लिए हमने अपना घर भी बेच दिया। बैंक से इतना सारा लोन लिया था, वह भी नहीं पता पाए। सर पर इतना सारा कर्जा है, बैंक वालों को रोज रोज फोन आ रहा है। लोन कटाने के लिए घर में अब कुछ भी नहीं है। मेरे जेवर तक भी मानव ने बेच दिए हैं। पूरे 2 महीने से मायके में रह रही हूँ। माँ की कुछ मदद कर दीजिए। आप तो मुझे अब भली चंगी लगती हैं। बहू बेटे को देखकर कमला देवी की आंखों में खून उतर आया। उन्हें उस दिन की याद आ गई जब वह बेटे के सामने भिखारी की तरह अपना पल्लू फैलाए कुछ पैसे के लिए भीख मांग रही थी कि तुम्हारे पिताजी अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, कुछ पैसों से उनकी मदद कर दो। लेकिन बेटे बहू ने उन्हें घर से खाली हाथ भेज दिया था। अपने बहू बेटे की बातों को अनदेखा करते हुए नंद किशोर जी अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर सीढ़ियां उतरते हुए कार के पास आ गए। बहू बेटे भागते हुए उनके पैरों में गिर गए। मुझे माफ़ कर दो पिताजी, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैं पैसों की चकाचौंध में आप दोनों को भूल गया था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। आप एक बार मेरी मदद कर दो। नंद किशोर जी अपने बेटे बहू की एक भी बात नहीं सुनते हैं। कार का दरवाज़ा खोलते हुए कहते हैं, भाग्यवान अपनी कार में बैठ जाओ। भगवान की दया से आज हमारी औकात कार में बैठने की हो गई है। चलो आओ हम अपनी कार में बैठकर अपने घर चलते हैं। पीछे से बैठे बहुत चिल्लाते रहा। तभी पीछे से वहीं से सिक्योरिटी वाला
जो मानव और आरती के घर पर काम करता था, वह भी अपनी नई नई बाइक लेकर आया और भगवान के सामने अपनी नई बाइक की पूजा करना चाहता था। अपने सिक्योरिटी को देखकर मानव कहता है, अरे वाह, तुमने नई बाइक खरीद ली, बहुत अच्छी बात है। नहीं साहब, मैं बाइक खरीदी नहीं हूँ, मुझे आपके माता पिता ने यह बाइक उपहार के स्वरूप में दी है। दरअसल उस दिन आपकी माताजी जब आपसे मदद मांगने के लिए आई थी और आपने उन्हें भगा दिया था, वह दरवाजे के बाहर बैठी बैठी रो रही थी। मुझे उनकी यह दशा देखी नहीं गई, तो मेरे पास जितने पैसे थे उतने पैसों से मैंने उनकी मदद कर दी। तो आज इस मदद के बदले में उन्होंने मुझे यह बाइक उपहार में दी है। मैंने तो उन्हें बहुत मान किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि वह बहुत मन से दे रहे हैं। मुसीबत के समय तुमने मेरी मदद की थी, इसलिए मेरा आशीर्वाद समझकर रख लो। सिक्योरिटी की बात सुनकर आरती और मानव अंदर से जल कूद रहे थे, लेकिन अब जलने कूदने के अलावा उनके पास कुछ था ही नहीं, क्योंकि जो जैसा कर्म करता है वह वैसा भोगता है। यह तो संसार की नियम है। तो आपको ये कहानी सुनने में कैसा लगा दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।